तो मध्यकालीन भारत में हम शुरू करेंगे वहां से जहां से शुरुआत हुई थी मध्यकालीन भारत की। ठीक है, अगर हम बात करें अपने भारत की, तो भारत का अगर हम फिगर बनाने की कोशिश करें तो लगभग ये हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया भारत। ठीक, ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना, लेकिन हम लोग पढ़ने के अकॉर्डिंग बना सकते हैं अच्छे से। देखो यहाँ जो मध्यकालीन भारत के आक्रमण हुए थे, आक्रमण वहाँ सबसे पहले किसके हुए थे? अरबों के हुए थे, है ना। इसकी जानकारी हमें चचनामा से मिलती है। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि चचनामा क्या है, चचनामा लिखा किसने था, किसके शासनकाल में चचनामा लिखी गई थी। ठीक है, देखा जाए तो अपना जो मध्य भारत है, मध्यकालीन के जितने भी आक्रमण हुए थे, यहाँ अगर बात करा जाए तो अरब क्षेत्र है भारत के। इधर इस क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र है? अरब क्षेत्र। और यही क्षेत्र क्या होता है? मध्य एशिया का लगभग यही होता है ना। तो यहाँ पर बात करा जाए तो यहाँ पर जो शासन था, ठीक है, किसका था? अरबों का था। ठीक, अपने यहाँ के राजा कौन थे? दाहिर थे, सिंध क्षेत्र के, पंजाब या सिंध क्षेत्र के। होता क्या था, नीचे अपने क्या है, ये श्रीलंका है। ठीक है, क्या है? श्रीलंका है। पहले यहाँ होता था कि यहाँ से ये लोग अरब लोग आते थे, है ना, अरबवासी आते थे, और श्रीलंका से भी उनके व्यवहार अच्छे थे, वहाँ से भी वो व्यापार करते थे। ठीक है, और यहाँ अपने भारत से भी व्यापार करते थे। ठीक, एक बार होता क्या है कि श्रीलंका, ये अरबवासी लोग यहाँ से अपने बेड़े के साथ, बेड़े की बात करें तो जो जहाज होता है पानी वाला, है ना, जहाज के साथ यहाँ से जा रहे थे, और इन लोगों ने सोचा कि हम यहाँ पर क्या कर लें, विश्राम कर लें, थोड़ा बहुत आराम कर लें, और भारत से भी कुछ ले लें सामान। ठीक है, हुआ क्या कि ये लोग यहाँ आए ही थे कि यहाँ पर समुद्री लुटेरों ने इनको क्या कर लिया था? लूट लिया था। किसको? अरबवासियों के बेड़े को लूट लिया था। जब यहाँ लूट लिया तो यहाँ के बाद यहाँ ये लोग गए कहाँ? अरब गए। अरब के खलीफा जो थे, कौन? खलीफा, हाँ, अरब के जो खलीफा थे वो थे वालिद। कौन थे? वालिद थे। यहाँ के क्या थे? अरब के खलीफा थे। और वहाँ का गवर्नर की बात करें हम, गवर्नर था अल हिजाज, है ना। गवर्नर कौन था? अल हिजाज। गवर्नर अल हिजाज था। खलीफा कौन था अरब का? अल हिजाज। खलीफा कौन था? वालिद था। और गवर्नर कौन था? अल हिजाज। जो यहाँ से जो लूटे हुए लोग गए वहाँ पर, जो लूट चुके थे, वो वहाँ पर जब गए तो उन्होंने बताया, तो खलीफा जो वालिद था उसने गवर्नर से कहा कि यहाँ के जो राजा हैं भारत के, कौन? दाहिर से एक चिट्ठी भेजी कि आपके क्षेत्र में हमारे जो लोग गए थे व्यापार करने, वो क्या हो गए हैं? लूटे गए हैं। इस पर कोशिश करिए कि दोबारा ना होने पाए। तो यहाँ का राजा ये जो दाहिर था, ये भौकाली आदमी था, है ना। इसने क्या किया कि सीधा जवाब दे दिया कि हमारे क्षेत्र में जहाँ आपके जो बेड़ा लूटा गया है वो हमारे क्षेत्र में नहीं है। तो होता क्या है कि ये अल हिजाज जो है, वालिद जो है, ये इनको आज्ञा देता है, किसको? गवर्नर को, कि हमको भारत पर आक्रमण करना है। जो राजा दाहिर हैं उन पे हमको आक्रमण करना है, वो हमारी बात नहीं माने हैं। तो होता क्या है कि यहाँ इनका अल हिजाज का एक सेनापति होता है, वो कौन होता है? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम को आज्ञा कौन देता है? अल हिजाज, है ना। अल हिजाज कौन था? अरब का गवर्नर था। और वहाँ का खलीफा कौन था? वालिद था, है ना। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये मोहम्मद बिन कासिम जो है आता है, इनके ऊपर क्या करता है? किसके ऊपर? दाहिर के ऊपर। कब करता है? ये इंपॉर्टेंट है ना। 712 ईस्वी, 712 ईस्वी, है ना। राजा दाहिर सिंध के राजा थे, इनके ऊपर कौन आक्रमण करता है? मोहम्मद बिन कासिम। और ये सिर्फ आक्रमण इसलिए करने आता है कि बदला ले सके इनसे, है ना। क्योंकि जैसे अब हम आपको लूटें, तुम मौका ताड़े रहो कि कहीं ना कहीं हम तुमको पीटेंगे जरूर, है ना। तो वही मौका मिला इनको, तो इसने गवर्नर इनके पास भेज दिया, किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम को जब भेजा तो यहाँ पर आया, तो ये 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में ये एक युद्ध करता है। उस युद्ध का नाम होता है रावर का युद्ध। कौन सा युद्ध बेटा? रावर का युद्ध। हाँ, कौन? 712 ईस्वी में।
712 ईस्वी में राजा दाहिर को हरा देता है। ठीक, राजा दाहिर क्या करता है, हरा देता है और उसको मतलब उससे बदला जो लेना था ले लेता है। उसके बाद क्या होता है, 713 ईस्वी में करता क्या है, 713 ईस्वी में यहां पर ये जीतता है किसको, मुल्तान को। किसको जीतता है, मुल्तान को जीतता है। और मुल्तान को जीतने के पश्चात इसको इतना सोना प्राप्त होता है, यानी हद से ज्यादा इसको सोना प्राप्त हो जाता है। किसको जीतने के बाद, मुल्तान जीतने के बाद, है ना। मुल्तान जीतता है और इसको किसकी प्राप्ति होती है, सोने की बहुत अधिक प्राप्ति होने के कारण ये मुल्तान का नाम चेंज करके क्या रख देता है, स्वर्ण नगरी। हाँ, क्या नाम रख देता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्वर्ण नगरी, है ना। क्या रख देता है, स्वर्ण नगरी नाम रख देता है। ठीक, अब जब ये मुल्तान जीतता है उसके बाद एक विशेष कर लगाता है, एक विशेष कर लगाता है। उस कर का नाम क्या होता है, जजिया कर। सभी लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। कौन सा कर, जजिया कर, है ना। पहली बार ये भारत में जजिया कर लगाता है और लगाता कौन है, मोहम्मद बिन कासिम। कब लगाता है, मुल्तान विजय के बाद, मुल्तान विजय के बाद। और देखो बात इसमें मजे क्या थी कि इसमें ये पंडितों के ऊपर, है ना, लूले लंगड़े अपंग लोगों के ऊपर और गैर मुस्लिम लोगों के ऊपर ये नहीं लगा। देखो इसमें बात करें तो अपंग लोग, है ना, लूले लंगड़े, है ना, और औरतों के ऊपर, है ना, इन लोगों के ऊपर ये कर नहीं लगाता है। ठीक है। और गैर मुस्लिम, जहाँ जो गैर मुस्लिम शब्द आता है, अगर इस शब्द की बात करें तो गैर धन मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं हैं उनके ऊपर लगाता था ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर यहाँ गैर मुस्लिम आप नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। उसके बाद, है ना, कब बना, कब बना है, चलो अच्छा, संविधान अपना जा। भारत हम लोग पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत की शुरुआत कब होती है, जब भारत में किनका आगमन होता है, अरबों का आगमन होता है। और इसकी बात करें तो जो मध्यकालीन भारत का जानकारी, मध्यकालीन भारत की जानकारी हमको मिलती है वो चचनामा से मिलती है। किससे मिलती है, चचनामा, चचनामा, है ना। चचनामा के जो राइटर हैं, अभी अगर एथेंटिक रूप से देखा जाए तो मिले नहीं है, किसी किसी बुक में दिया गया है चचनामा के राइटर कौन है, लेकिन चचनामा जो लिखा था उसको लिखा किसने था, मोहम्मद बिन कासिम के किसी सैनिक ने, अज्ञात सैनिक ने लिखा था। ठीक है। और ये चच जो है, चच, चच का नाम बताएं तो ये दाहिर के क्या हैं, पिता का नाम था। दाहिर के पिता का नाम क्या था, चच था, है ना। बेटा तुम देख कहाँ रही हो, उधर क्या देख रहे हो, बोर्ड पे देखो ना। हाँ, ठीक है। कौन है, चचनामा की बात करें तो चचनामा जो है, चचनामा की बात करें, चचनामा किस भाषा का है, किसी ने पढ़ा है, अरबी भाषा ग्रंथ है। किस भाषा का है, अरबी भाषा ग्रंथ है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अपना चचनामा है, चचनामा किस भाषा का ग्रंथ है, तो किस भाषा का है, अरबी भाषा का है। इसकी अगर हम बात करें कि अंग्रेजी में इसका अनुवाद हुआ है, ठीक है, अंग्रेजी में इसका अनुवाद हुआ है। और एक लोग हैं दाऊद बेट्टा साहब, दाऊद बोटा लिख लो सीधा, बोटा से याद रहेगा ना, ऑप्शन मिलेगा कर ले जाओगे। दाऊद बोटा साहब हैं, इन्होंने इसका किसमें अनुवाद किया था, अंग्रेजी भाषा में। अगर पूछ लिया जाए कि जो चचनामा है वो किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, और इसको अंग्रेजी में किसने किया था, दाऊद बोटा साहब ने। ठीक है, इसका अनुवाद अगर इतना लिखना चाहो तो बोल दें, अरब आक्रमण, है ना। भारत पर आक्रमण करने वाले, भारत पर आक्रमण करने वाले, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी माने जाते हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज लिखा मिलेगा आपको अगर आएगा तो, कि भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम कौन माने जाते हैं, तो अरब आक्रमणकारी। ठीक है, ठीक लिखो। हो गया ये पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखिए,
भारत पर अरबों के इस आक्रमण का उल्लेख, भारत पर अरबों के इस आक्रमण का उल्लेख चचनामा कहां से प्राप्त होता है? चचनामा। हाँ ठीक, चचनामा हो गया। उसके बाद लिखो, हल्का सा हेडिंग डाल लो चचनामा, उसके बाद 2 पॉइंट चचनामा में लिख लो। देखो लिखने का जो तरीका अपने अकॉर्डिंग बनाओ, जैसे चचनामा के बारे में लिखना है तो चचनामा ये 2-3 पॉइंट चचनामा से ऐसे लिख लो तो हमेशा आपको याद रहेंगे ना। लिखो पहला पॉइंट चचनामा से, अरबी भाषा का ग्रंथ। किस भाषा का ग्रंथ है? अरबी भाषा का है। ठीक, दूसरा लिखो, कासिम के किसी अज्ञात सैनिक ने, हाँ कासिम के किसी अज्ञात सैनिक ने, और उसके बाद लिख लो इसका अंग्रेजी में अनुवाद है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद U.M. दाऊद बोटा, U.M. दाऊद बोटा। ठीक, अरे भाई बार बार लिख जा रहा है ना। खलीफा की बात करें तो देखो, हजरत मोहम्मद पैगंबर की बात सुना होगा आप लोगों ने, है ना, पैगंबर के बारे में सुना होगा ना। ठीक है, तो ये जो खलीफा होते थे ये लोग उन्हीं पैगंबर के वंशज होते थे। जैसे पैगंबर के गद्दी पे जो बैठा वो क्या हो गया? खलीफा हो गया। और ये जो खलीफा होते थे, इन खलीफाओं के अंडर में बहुत सारे सुल्तान काम किया करते थे, बहुत सारे सुल्तान काम किया करते थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे सबसे पहले सुल्तान की हम बात करें तो कौन था? इल्तुतमिश, है ना। ठीक, कौन था? इल्तुतमिश। लेकिन ये सनद प्राप्त करता नहीं था, इसने नहीं माना था सुल्तान की बात। ठीक है, क्यों? देखो ये खलीफा, जैसे हम यहाँ पर हैं, ये सुल्तान है, तो खलीफा हमको एक सनद देंगे। क्या देंगे? सनद। सनद का मतलब होता है आज्ञा पत्र। क्या होता है? आज्ञा पत्र, है ना, कि ये जितनी चीजें कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमको अपना राज्य क्या होगा? चलाना होगा। ठीक है, तो खलीफा के अंडर में बहुत सारे क्या हुआ करते थे? सुल्तान। इनसे जितने लोग आज्ञा प्राप्त करते काम करते थे वो क्या कहलाते थे? सुल्तान कहलाते थे। ठीक है, इसके बाद बादशाह एक आता है, बादशाह। बादशाह का मतलब क्या होता है? जो स्वयं का मालिक हो। बादशाह स्वयं का मालिक हो ना। देखो पहला बादशाह अगर बात करें तो बादशाह पहला कौन था? हम लोग पढ़ेंगे बाबर। कौन पढ़ेंगे? बाबर। सबसे पहले बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी, है ना। धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग सब चीजें। ठीक है, यहाँ बात करते हैं खलीफा की बात समझ में आ गई। रावण का युद्ध अभी हम लोगों ने पढ़ा है। रावण का युद्ध जो होता है किसके किसके मध्य होता है? ठीक, राजा दाहिर वर्सेस, है ना, कौन? कासिम, है ना। ठीक, राजा दाहिर वर्सेस कासिम, है ना। इसमें दाहिर क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है ना। दाहिर क्या होता है? पराजित हो जाता है। होता क्या है कि राजा पराजित होने के बाद, देखो जो पराजित हो जाते थे पहले वाले, पहले होता क्या था कि जो भी किसी दूसरे को पराजित कर देता था वो या तो उसकी रानी को उठा ले जाता था। पहले लड़ाइयाँ अधिकतर होती थी किसके कारण? रानी के कारण। ठीक है, जैसे राणा रतन सिंह थे। राणा रतन सिंह जानते हो ना, कौन थे? पद्मिनी के पति थे। कौन थे? रानी पद्मिनी। उसी से पिक्चर बनी रानी पद्मावती, है ना, पद्मावती बनी है। देखो पद्मावती में बताया क्या गया है कि पद्मावती इतनी ज्यादा सुंदर थी, है ना, पद्मावती इतनी ज्यादा सुंदर थी जिसके कारण उस पर आक्रमण कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है। और अलाउद्दीन खिलजी का मेन उद्देश्य क्या था? रानी को प्राप्त करना, है ना। कहावते थे कि वो बड़ी सुंदर हैं, और सुंदरता सोचो कितना बदतमीज आदमी था कि केवल फिचाई सुंदर तक पता लगा लेता था। उसने सिर्फ उनकी फिचाई देखी थी, रानी को कभी नहीं देखा था। आक्रमण कर दिया उनके ऊपर, मार डाला, है ना। रानी क्या कर लेती हैं? जौहर कर लेती हैं। जौहर जानते हो क्या होता है? क्या होता है जौहर? सती। सती, देखो हाँ, जौहर की बात करें हम
है ना। जौहर क्या होता, जैसे वहां की बात करें तो जौहर, जौहर का मतलब जैसे हम जल जौहर करेंगे तो हम जल में कूद के जान दे देंगे, ठीक। हम अगर अग्नि जौहर करेंगे तो आग में कूद जाओ, ठीक। हम अगर फांसी लगाएं तो दुपट्टा जौहर हो गया, मान लो, है ना। मतलब रस्सी जौहर समझ लो, कोई भी बात है, अगर जौहर लगा तो कौन हो जाएगा। हम लोग जौहर के बारे में अभी तुरंत पढ़ेंगे। भारत का सबसे पहला जौहर जो होगा उसके बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर होता क्या है कि रावण का युद्ध हुआ कब, 712 ईस्वी में। होता किसके किसके मध्य, राजा दाहिर और कासिम के मध्य। राजा दाहिर इसमें मारा जाता है। मारा क्यों जाता है, क्योंकि इसने बात नहीं मानी थी कि हाँ हमारे क्षेत्र में क्या हुआ है, आपकी गाड़ी लूटी गई है ना। अब कोई ट्रेन जाए इधर से तो यहीं लूट ली जाए, तो कोई बताया जाए भैया से कि आपके डिवाइन के सामने लूटी गई है, तो ये तो नहीं कि यहाँ के लड़के लूट ले हों, है ना। और ये भैया कहते हैं कि ना बिल्कुल 1% हो ही नहीं सकता, लड़का हमें बहुत सीधे हैं, और पता लगा कि पता चल जाएगी यही लड़का लूटी नहीं, तो दिक्कत वाली बात है ना। देखो यहाँ बात करें तो रावण के युद्ध में राजा दाहिर मारे जाते हैं, और मारने के बाद देखो इनकी 2 पत्नियां थी। कौन 2, एक कौन थी, लाडो देवी, है ना, और एक कौन थी, रानी देवी। या पद्मावती की नाम समझो, है ना। पद्मावती की बात करें तो पद्मावती बहुत दूर है, अभी उन तक पहुंचने में भी 4-5-6 दिन लग जाएंगे, है ना। देखो इधर लाडो देवी ने क्या किया, और ये रानी देवी। लाडो देवी जब इनके पति मर गए तो ये संघर्ष की, इन्होंने लड़ा, है ना। ये क्या की, लड़ी हैं। लेकिन जो इनकी हम बात करें, इनकी रानी देवी की, तो इन्होंने जौहर कर लिया था। क्या कर लिया था, जौहर। और भारत में मध्यकालीन भारत का प्रथम जौहर कौन, रानी देवी। और ये सबसे पहला जौहर माना जाता है। क्या माना जाता है, पहला जौहर, है ना। ठीक है, पहला जौहर किसने किया था, रानी देवी। ये दोनों किनकी पत्नियां थी, दाहिर की, ठीक है। दाहिर की 2 पुत्रियां भी थी, वो बड़ी कमाल की पुत्रियां थी। देखो इनकी 2 क्या थी, पुत्रियां, ठीक है। पुत्रियों की बात करें तो एक तो थी परमाल देवी, ठीक। कौन थी, परमाल देवी। एक पुत्री थी इनकी, कौन, परमाल देवी। और एक पुत्री का इनके नाम था, एक पुत्री इसकी कौन थी, परमाल देवी, और दूसरी कौन थी, सूर्या देवी। देखो सूर्या देवी। इन दोनों को कासिम ने क्या कर लिया, पकड़ लिया, यानी बंदी बनाने की बात करें तो पकड़ लिया, और उसको कुछ दिन अपने साथ रखा, ठीक है। इन दोनों को पकड़ने के बाद कासिम क्या करता है कि अपने पास कुछ दिन रखता है, और उसके बाद इसके मन में विचार आता है कि पहले हम कुछ दिन रखेंगे, उसके बाद कहाँ भेज देंगे, खलीफा के पास। कहाँ भेज देंगे, खलीफा के पास भेज देंगे। और इसने वही किया, कुछ दिन के बाद कहाँ भेज दिया, खलीफा के पास। और खलीफा के पास जब ये दोनों लोग गई, कौन कौन, परमाल और सूर्या, जब खलीफा के पास गई तो इन्होंने बताया खलीफा से कि देखिए साहब, हम पहले इनके साथ क्या हो रह चुके हैं, किसके साथ, किसके साथ, कासिम के साथ, तो हम अब अपवित्र हो गए हैं। क्या हो गए हैं, अपवित्र, है ना, ठीक। तो फिर खलीफा का मूड गर्म हो जाता है और गुस्सा आ जाता है, ठीक। खलीफा आज्ञा दे देता है कि कासिम कल का सूरज ना देखने पाए। खलीफा क्या आज्ञा देता है कि कासिम कल का सूरज ना देखने पाए। तो कासिम जहां रहता है वहीं पर उसके सैनिक उसको लपेट लेते हैं। और लपेटते काहे में है, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाएगा। लपेटते हैं भैंसे के चमड़े में, ठीक। कासिम को भैंसे के चमड़े में लपेट कर लाया कहाँ जाता है, अरब। और वो भैंसे के चमड़े में लपटते ही क्या दे देता है, जान दे देता है ना, वही मर जाता है। अब तुम सोचो आज्ञा राजा क्या था कि वो कल का सूरज न देखने पाए। और सूरज का मतलब कि अगर सूरज तुम देख रहे हो, अगर ये किरण देख रहे हो, तो जो प्रकाश आ रहा है ये तुम देख रहे हो, तो इसका मतलब सूरज आपको दिखाई दे रहा है ना। तो इसीलिए उसको लपेटा इस कदर गया था कि उसी में घुटकर उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और बाद में जब खलीफा को पता चला कि इन दोनों ने झूठ बोला था, है ना, तो इन दोनों को जिंदा दिया गया था, किसमें, दीवाल में, ठीक। इन दोनों लोगों को दीवाल में जिंदा चुनवा दिया गया था। किसको किसको, परमाल देवी और सूर्या देवी। ये किसकी पुत्रियां थी,
दाहिर की दो पत्नियां थी, कौन कौन? रानी देवी और लाडो देवी। प्रथम प्रामाणिक साक्ष्य जो जौहर का मिलता है, कहाँ से मिलता है ना? यही से 712 ईस्वी में रावण के युद्ध में, है ना? इसी में राजा दाहिर जब पराजित हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनकी पत्नी एक थी, कौन? रानी देवी। वो क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है। ठीक लगे थे ना? अरब आक्रमणकारी भारत से वापस जाते समय, है ना, अरब आक्रांता, है ना? आक्रांता का मतलब क्या होता है? आक्रमणकारी। जब अरब आक्रांता भारत से जाने लगे थे, तो इन्होंने क्या किया था कि ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित दो पुस्तकें थी। ठीक, ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित दो पुस्तकें थी। एक क्या था? ब्रह्म सिद्धांतिका। एक तो था खंड खादक। ठीक, सही लिखा है? खंड खादक, लिख लो इसे, है ना? खंड खादक। एक पुस्तक का क्या नाम था? खंड खादक। हम बता रहे हैं कि जब अरब आक्रमणकारी भारत से वापस जा रहे थे, तो इन्होंने ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित एक पुस्तक का नाम था क्या? खंड खादक। और एक पुस्तक का नाम था ब्रह्म सिद्धांतिका। क्या नाम था? ब्रह्म सिद्धांतिका। ब्रह्म सिद्धांतिका। ये दोनों पुस्तक ही अपने साथ वापस ले गए थे। ठीक है, दोनों पुस्तक वापस ले गए थे। और इन्हीं दोनों पुस्तकों का 8वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में? 8वीं। अच्छा बताओ, 712 ईस्वी जब चल रहा था, तो कौन सी शताब्दी चल रही थी? 8वीं चल रही थी ना? अगर 901 चल जाएगा तो कौन सी शताब्दी हो जाएगी? हाँ, 10वीं शताब्दी। ठीक है, इसी में जैसे हम बताएं कि दोनों ग्रंथों को 8वीं शताब्दी में खलीफा मंसूर के समय, यहाँ पर 8वीं शताब्दी में खलीफा कौन था? मंसूर। ठीक है, खलीफा मंसूर के समय होता क्या है कि इनका जो है, इन्हीं दोनों पुस्तकों का जलफ जारी द्वारा अरबी भाषा में अनुवाद किया जाता है। किस भाषा में? मंसूर के समय एक थे जलफ जारी, है ना? ये भाई साहब क्या करते हैं? अरबी भाषा में अनुवाद कर देते हैं, है ना? ठीक है, तो खंड खादक और ब्रह्म सिद्धांतिका की बात करें, तो जब अरबवासी भारत से वापस जा रहे थे, तो इन दोनों पुस्तकों को अपने साथ लेके गए थे। 8वीं शताब्दी में होता क्या है कि उतनी समय खलीफा कौन था? 8वीं शताब्दी में खलीफा कौन था? मंसूर। और मंसूर के समय एक लोग जलफजारी थे। ठीक है, जलफजारी ने इनका किस भाषा में अनुवाद किया था? अरबी भाषा में। ये पॉइंट लिख लो। पंचतंत्र कहानी थी ना? अब की बार पीटी में पूछा गया था। सभी लोग पेट का एग्जाम दिए थे ना? आए काहे नहीं दिए थे भाई? नाराजगी? अरब वासियों से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जितने पॉइंट हम लिखाए हैं या बोले हैं, अगर आप उनको कैच कर लिए हैं तो लिख दे सकते हैं कि गलत नहीं होगा आपसे। ठीक, नामा किसने लिखा था? कासिम के किसी अज्ञात सैनिक ने लिखा था, है ना? और 712 ईस्वी में रावण का युद्ध होता है ना? रावण का युद्ध राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य होता है। कासिम को अरब से भेजा गया था। किसने भेजा था? खलीफा थे उनके वालिद, और गवर्नर कौन था? अल हिजाज। ठीक है, इन्होंने इनको भेजा था। तो ये यहाँ पर आए और राजा दाहिर को क्या किया? पराजित किया। उनकी एक पत्नी जो थी लाडो देवी ने, उसने क्या कर लिया था? लाडो देवी संघर्ष की थी, संघर्ष करते हुए मरी थी। और उनकी एक पत्नी थी रानी देवी ने क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था। ठीक है, उसके बाद उनकी दो पुत्रियां थी। दो पुत्रियों का नाम क्या था? एक का नाम परमाल देवी और एक का नाम सूर्या देवी। उसमें उन दोनों को इसने क्या कर लिया था? कासिम ने बंदी बना लिया था या अपने पास रखा था। ठीक है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद कहाँ भेज देता है? खलीफा के पास। और वो दोनों लड़कियां क्या करती हैं? खलीफा से बता देती हैं कि हम पहले उनके पास रहते थे, अब हम पवित्र नहीं अपवित्र हो चुके हैं। ठीक है,
तो वो गुस्सा आ जाता है, कौन, खलीफा गुस्सा हो जाता है और इन दोनों लोगों को, उनको, किसको, कासिम को ये आज्ञा देता है कि कासिम कल का सूरज नहीं देखना चाहिए, कल का सूरज नहीं देखना चाहिए। तो कासिम को भैंसे की चमड़े में लपेटकर अरब लाया जाता है और वो लाते वक्त बीच में दम तोड़ देता है। लेकिन जब ये बात गलत सिद्ध होती है ना, गलत सिद्ध होने के बाद इन दोनों लोगों को, किन दोनों लोगों को, परमाल और सूर्या को क्या किया जाता है, दीवार में चुनवा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, ये आक्रांता ब्रह्मगुप्त क्या ले गए थे ये लोग, खंड खादक और ब्रह्म सिद्धांतिका ले गए थे। ये किस भाषा के शब्द थे, किस भाषा में लिखे थे, क्लियर नहीं है, तो संस्कृत रहे होंगे या तो हिंदी रहे होंगे, है ना, ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखी गई है। अगर बात करें ये 8वीं शताब्दी में खलीफा कौन था अरब का, मंसूर था, है ना। 8वीं शताब्दी का मतलब ये नहीं है कि जो खलीफा वालिद थे वो भी 8वीं शताब्दी में थे, है ना। 8वीं शताब्दी का मतलब 701 से लेके 800 ईस्वी तक, है ना। उसके बीच में खलीफा कोई जरूरी नहीं कि एक ही लोग रहे हों। ठीक है, इनके इसमें शासनकाल में क्या होता है, जलफ जारी जो कि इनका क्या करते हैं, अरबी भाषा में अनुवाद करते हैं, और फिर पंचतंत्र कहानी विष्णु शर्मा की है, इसकी अरबी भाषा में इसका भी क्या हुआ था, अनुवाद हुआ था। देखो अरब आक्रमण हो गया हमारा समाप्त। ठीक है, तुर्क आक्रमण हमको 3 लोगों को पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन, है ना। पहले कौन है, सुबुक्तगीन, हम पढ़ेंगे कौन था ये, है ना। उसके बाद सुबुक्तगीन के बाद आ जाते हैं महमूद गजनवी। कौन आ जाता है, महमूद, ठीक है। उसके बाद एक आ जाता है कौन, मोहम्मद गोरी। कौन आ जाता है, मोहम्मद गोरी, है ना। इन्हीं को हमको पढ़ना है। मोहम्मद गोरी के बाद होता क्या है, जब मोहम्मद गोरी मर जाता है ना, 1205 ईस्वी में, है ना, तो लाहौर की देखो उसका एक गुलाम था, गुलाम कौन था, ऐबक गुलाम था, है ना, ऐबक गुलाम था। और उस ऐबक गुलाम से होता क्या है कि इनकी गोरी की लड़की को ऐबक से प्यार हो जाता है, ठीक। और इसके पहले गोरी ने जयचंद को हराया था, इसके पहले गौरी ने जयचंद को चंदावर के 1194 ईस्वी में हराया था। उसके पहले एक घटना घटी थी जिसके कारण देखो 1191 की बात करें तो प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था, है ना। दूसरा 1192 में हुआ था। पहले में पृथ्वीराज क्या किए थे, जीत गए थे, और दूसरे में हार गए थे। उस हारने का कारण क्या था कि पृथ्वीराज को जो है सपोर्ट, उनको गौरी को सपोर्ट मिल गया था, किसका, जयचंद का, क्योंकि इसने जयचंद के साथ कुछ ऐसा काम किया था जिसके कारण जयचंद उसके साथ चला गया था। अच्छा, काम क्या किया था इसने, संयोगिता, है ना। संयोगिता को कहा, सुनाई पड़ता है कि मंडप से उठा लाया था, है ना। कहाँ से, मंडप से उठा लाया था, और उसी का बदला लेने के लिए जयचंद उनके साथ हो गया, किसके, मोहम्मद गोरी को। और जयचंद और पृथ्वीराज में बड़े जबरदस्त दोस्ती थी उसके पहले, है ना। जयचंद पृथ्वीराज के एक एक बात जानता था कि अगर आज उठे हैं तो उठने के बाद कहाँ जाएंगे, है ना। जिसके कारण गौरी को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और गौरी जयचंद को पराजित कर देता है, ठीक। अब जयचंद के दिमाग में था कि जब गौरी को गौरी पराजित कर देंगे पृथ्वीराज को तो ये चले जाएंगे। लेकिन गौरी का मेन मकसद क्या था, भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित करना। इसके पहले जो गजनवी थे इसका कोई रोल नहीं था, ये सिर्फ आता था लूट के चला जाता था। गजनवी जो आता था भारत वो लूट के चला जाता था, लेकिन गौरी का क्या कार्य था, इसको वास्तविक सत्ता स्थापित करनी थी, मुस्लिम सत्ता यहाँ पर, ठीक है। तो जब गौरी से इन्होंने कहा जयचंद ने कि सर अब आप इनको परास्त भी कर चुके हैं, मार भी दिए हैं, आप अगर आप चाहें तो जा सकते हैं, तो गौरी ने कहा ना, क्योंकि उसको क्या करना था, सत्ता स्थापित करना था। तो इसने क्या किया कि जयचंद नहीं मान रहे तो जयचंद पर आक्रमण कर दिया, है ना। रीजन क्या था कि जयचंद जब अपनी बेटी दामाद का नहीं हुआ, है ना, उसने मरवा दिया था पृथ्वीराज को। उसका रीजन था कि पृथ्वीराज उसकी बेटी को लेकर चला गया था, है ना, उसकी बेटी उससे प्रेम करती थी, ठीक। तो ये जो बात हुई यहाँ पर कि मोहम्मद गौरी जानता था। अब आ जाते हैं इसकी बेटी के ऊपर। जब कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी बेटी से प्यार करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक से इसकी बेटी प्यार कर लेती है, तो मोहम्मद गौरी इसके पहले झेल चुके थे बेटी वाली बात। जयचंद की बेटी, उनकी बेटी तो पराजित कौन हो गए थे, पृथ्वीराज। तो यहाँ पर अब सोचो कोई गुलाम राजा की बेटी से प्यार कर डाले, है ना, काटे वाला काम पूरा, काट दिन जाइए, है ना। लेकिन
अब इसके पहले का रिजल्ट ये ऊपर देखे थे, मोहम्मद को ही रिजल्ट ऊपर मिला था इनको रिजल्ट कि अगर बेटी विद्रोह कर दी तो पृथ्वीराज जैसा शासक हार सकता है, तो हम कौन है, हम तो अभी यहाँ केवल सत्ता स्थापित करने आए हैं। तो ये सीधा सीधा मान गया था, है ना। और यहाँ जितने भी इसके राज थे, जीते हुए राज, वो ऐबक को देकर वापस जा रहा था, है ना। तभी इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, यहाँ लाहौर की जनता कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बना देती है, शासक बना देती है। क्या बना देती है, शासक बना देती है। लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ये कभी एज अ शासक नहीं किए, वो एज अ गुलाम शासक किए थे, है ना। तो यहीं से न्यूट पड़ती है किसकी, गुलाम वंश की। गुलाम वंश पूरा हो जाता है। अगर गुलाम वंश की बात करें तो ये कब से कब तक चलता है, 1206 से 1290 तक जाता है ना। गुलाम के बाद कौन सा वंश आ जाता है, खिलजी वंश आ जाता है। खिलजी के बाद तुगलक। खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश जो होता है, ये सबसे छोटा इसका शासनकाल होता है ना, सबसे छोटा। यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बताओ गुलाम वंश में जो वंशज थे, वो गुलाम वंश नहीं, दिल्ली सल्तनत, है ना, जो दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा शासनकाल किसका था, तो खिलजी का। कब से कब तक था, 1290 से 1320 तक था, ठीक। उसके बाद की बात करें तो तुगलक वंश आ जाता है ना। तुगलक वंश सबसे लंबा शासनकाल हो जाता है। कब से कब तक, 1414 तक, ठीक है। उसके बाद कौन सा वंश आ जाता है, सैयद वंश, है ना, खिज्र खां द्वारा स्थापित हो जाता है ना। तो ये तो हो गए दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमको जो मेन फोकस करना है, किस पे करना है, दिल्ली सल्तनत पर। यहाँ से तो हमने बातें पढ़ ली जितनी पूछी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद जो सुबुक्तगीन है, इसके पहले इनके अल्पतगीन थे। अल्पतगीन गजनी के साम्राज्य थे, है ना, वहीं के थे, ठीक है। उसके बाद सुबुक्तगीन बनता है। सुबुक्तगीन जब बनता है तो ये आता है जयपाल पर। यहाँ पर जो जयपाल पर आक्रमण हुआ था, इसमें जयपाल ही सबसे पहले आक्रमण किए थे इनके ऊपर, अफगानों के ऊपर, है ना। जयपाल आक्रमण करते हैं, वहां जाते हैं, हार जाते हैं। जयपाल वहां जाते हैं, अल्पतगीन से लड़ाई करते हैं और अल्पतगीन इनको पटक के फेंक देता है, चले आते हैं भारत, फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद अल्पतगीन के बाद जो सुबुक्तगीन होता है, सुबुक्तगीन सोचता है कि अब हम भारत पर आक्रमण करेंगे, और ये भारत पर आक्रमण करता है, जयपाल को फिर से पटखनी दे देता है, यानी दोबारा हरा देता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं फिर नेक्स्ट डे, है ना। आज यहीं तक।